वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आपका फिर से पेडागोजी मास्टर सीरीज में। पेडागोजी मास्टर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस पेडागोजी के, जो कि क्लियर करेंगे आपके कॉन्सेप्ट। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, और आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इंक्लूसिव एजुकेशन। विविधता को संभालना, कैसे संभालते हैं हम डाइवर्सिटी को। तो डाइवर्सिटी को कैसे संभालते हैं उससे रिलेटेड है ये टॉपिक, ये वाली वीडियो। इसमें ये टॉपिक जो है आपको सुबह टेलीग्राम पे बता दिया गया था, तो आई होप आपने उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन पहले से कर ली होगी। और ये जो पीडीएफ है जिससे हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अगर आप ये लेना चाहते हैं तो ऐप पे अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, व्हेन अ टीचर इन्वॉल्व्स विजुअली चैलेंज्ड लर्नर। विजुअली चैलेंज्ड लर्नर कौन से होते हैं? जो कि ढंग से देख नहीं सकते, तो उनको शामिल कर रहा है कहां पे? ग्रुप एक्टिविटीज में विद अदर लर्नर्स। तो बाकी बच्चों के साथ ग्रुप में शामिल कर रहा है। तो इससे होगा क्या? इससे क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। जब एक बच्चा जो कि अपने आप में देख नहीं सकता ढंग से, और 3 बच्चे ऐसे जो कि देख सकते हैं, ये साथ में ग्रुप में होंगे, तो उन 3 बच्चों को इस बच्चे को समझने में मदद मिलेगी। क्योंकि हमें ना मिसकंसेप्शन है, जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ या मैं आपकी बात करूँ, तो हमें क्या मिसकंसेप्शन है कि एक ब्लाइंड बच्चा नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं सीख सकता, ऐसा हमें मिसकंसेप्शन है। और ये रिसर्च साबित कर चुकी है कि ये पूरी तरह से गलत है। सबसे आसान है एक ब्लाइंड बच्चे को सिखाना। इवन ध्यान से सुनिएगा, जो बच्चा देख नहीं सकता उसको सिखाना ज्यादा आसान है बजाय कि उस बच्चे के जो देख सकता है। रिसर्च ऐसा प्रूव कर चुकी है। तो ये हैरानी की बात लग सकती है आपको, बट रिसर्च में ऐसा आया, क्योंकि हम दिमाग ज्यादा चला लेते हैं ना, आंखों के साथ साथ हम कुछ और भी दिमाग चला लेते हैं। देखो होता क्या, जब हमारी आंखें काम कर रही है तो डिस्ट्रैक्शन भी हमें मिलता है, तो हम जरूरी है कि सारा ध्यान क्लास पे लगा सकें। तो एक सेंस आंखें ज्यादा होने की वजह से हमारे को डिस्ट्रैक्शन भी ज्यादा फेस करना पड़ता है। बट जो बच्चा देख नहीं सकता उसके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? तो मतलब रिसर्च कुछ और बताती है और हमें लगता कुछ और है। क्यों? क्योंकि हमने रिसर्च पढ़ी नहीं है। तो ब्लाइंड बच्चे को जब हम ग्रुप एक्टिविटी में शामिल करेंगे तो वो तो सीखेगा ही सीखेगा, बाकी बच्चों को भी ये सीखने को मिलेगा, ये जानने को मिलेगा कि वो बच्चा सीखता कैसे है। तो ग्रुप एक्टिविटी में शामिल करना गलत नहीं है। इंक्लूसिव एजुकेशन स्कूल में उनको पढ़ाना गलत नहीं है, बल्कि ज्यादा सही है। ठीक है? हेल्पिंग ऑल द लर्नर्स टू डेवलप सिंपैथी टुवर्ड्स द विजुअली चैलेंज्ड लर्नर। अभी सिंपैथी वर्ड जो है थोड़ा गलत है। लाइकली टू इंक्रीज द स्ट्रेस ऑन द विजुअली चैलेंज्ड लर्नर, ये तो गलत है, कोई स्ट्रेस नहीं बढ़ता। क्रिएटिंग बैरियर टू लर्निंग फॉर द क्लास, बिल्कुल गलत है, कोई बैरियर नहीं आता। रिसर्च इसके बिल्कुल अगेंस्ट बताती है। एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, तो टीचर क्या कर रही है? इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा की जो आत्मा है उसके अकॉर्डिंग काम कर रही है, समावेशी शिक्षा की आत्मा के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बेस्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल अभिभावक वाले बच्चे। ये एकल अभिभावक वाले बच्चे कौन होते हैं? जिनके या तो मम्मी नहीं होती, या पापा नहीं होते, या दोनों नहीं होते, कोई सिर्फ सिंगल चाचा या सिंगल चाची या सिंगल बुआ या सिंगल दादा या सिंगल दादी या सिंगल नाना या सिंगल नानी संभाल रही होती हैं, उनको बोलते हैं एकल अभिभावक, जिनका कोई एक ही गार्जियन है। तो इन बच्चों को पढ़ाते समय टीचर को क्या करना है? देखिए, कुछ नहीं करना है आपको अलग। ये मैंने अपनी कोर्स में भी बता रखा है, पेड वाला जो कोर्स है उसमें भी, और यहाँ भी बता देता हूँ। किसी भी बच्चे के साथ कोई अलग भेदभाव नहीं करना है। उसको जैसी नीड है उसकी वैसा सपोर्ट दो, बट ये मत दिखाओ कि तू अलग है दुनिया से। ये मत फील कराओ कि तेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है। उसको ये फील कराओ कि वो बाकी बच्चों जैसा ही है। तो ना तो दया दिखानी, ना एक्स्ट्रा कुछ अटेंशन देनी। जितना सारे बच्चों को अटेंशन दे रहे हो उतना दो, और उसकी जो स्पेशल नीड है उसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ाओ, बस ये करना है। तो कह रहे हैं इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, बिल्कुल गलत। ऐसे बच्चे को कम गृह कार्य देना चाहिए, बिल्कुल गलत। गृह कार्य कम नहीं देना है, अलग तरीके से गृह कार्य देना है जो अपने आप कर सके। स्थिर और एकरूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, बिल्कुल ठीक। इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। देखिए, अब तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। स्थिर और एकरूप वातावरण उपलब्ध कराओ, बिल्कुल ठीक है। इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। तो ये जो चौथा ऑप्शन है ये ज्यादा सही है, क्योंकि चौथे ऑप्शन में तीसरा इंक्लूडेड है। तीसरे में स्थिर और एकरूप वातावरण बन जाएगा जब आप अन्य बच्चों के समान इस बच्चे से व्यवहार करोगे, और साथ साथ इस चीज को अनदेखा कर दो कि उसके साथ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं है, वो एकल अभिभावक होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कोई एक नहीं है, कोई एक ही है। तो ये ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन ज्यादा सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3,
स्कूल्स वाइल डीलिंग विद पॉवर्टी स्ट्रिकन चिल्ड्रन मस्ट, गरीब बच्चे हैं आपकी क्लास में तो क्या करना चाहिए? देखो उनको ये मत फील कराओ कि वो गरीब हैं, उनको ये मत फील कराओ कि वो दूसरों से कम अचीव कर सकते हैं, उनको मोटिवेट करो और सारे बच्चों के साथ समान व्यवहार करो। अटैच ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू करिकुलर एक्टिविटीज बाय सेग्रीगेटिंग देम फॉर बेटर अटेंशन। सेग्रीगेट तो करना नहीं है ना, अलग अलग तो करना नहीं है। एक्सपेक्ट देम टू पोसेस हाई स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, भाई उनसे एक्सपेक्टेशन करो कि बहुत अच्छा व्यवहार करें। वो एक्सपेक्टेशन क्यों रखोगे आप उनसे? क्या वो अलग है? पूरी क्लास के जैसे ही बच्चे तो हैं वो। हैव अ जीरो टॉलरेंस ऑफ एक्सक्यूज फॉर नॉट अटेंडिंग स्कूल रेगुलरली, बिल्कुल गलत है। देखो ऐसा होगा कि वो बच्चा कभी स्कूल नहीं आ पाया क्योंकि उसको अपने पिताजी के साथ सब्जी मंडी जाना पड़ा सब्जी खरीदने के लिए, कुछ और हो गया खेत में काम करने के लिए, तो उन बच्चों के साथ जीरो टॉलरेंस की तुम स्कूल नहीं आओगे तो पनिशमेंट मिलेगी, बिल्कुल गलत है। प्रोवाइड स्टूडेंट्स एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग टू डेवलप स्किल टू स्ट्रेंथन देयर सेल्फ एस्टीम, यस उनके सेल्फ एस्टीम पे काम करना है, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, ये है बेस्ट आंसर। तो उन बच्चों को सपोर्ट दो, उनको डिस्करेज मत करो, उनको सपोर्ट दो, सहयोग दो। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरा कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारी द्वारा सफल हो? तो क्या सही है इस चारों में से इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? पहला करें इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं। उनको ये फील कराओ कि आप उनसे बहुत एक्सपेक्ट करते हो, तो बच्चे को अच्छा फील होगा कि मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब मैं किसी लायक हूं तभी मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं ना। दूसरा करें आप उनकी सफलता है तो उनकी क्षमता में विश्वास अभिव्यक्त करें, ये भी अच्छा है कि वो सफल हो सकते हैं, उनमें एबिलिटी है, ये फील कराओ उनको। ठीक है, पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित करें कि आप अपना इंटरेस्ट डेवलप करें जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, इसका खैर इससे कुछ लेना देना नहीं है तो गलत होना चाहिए। अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्राय तुलना करते रहना, तुलना करना बहुत गलत है, बिल्कुल नहीं करनी है तुलना, तो तुलना नहीं करनी है। ठीक है, तो बेस्ट आंसर जो है, बेस्ट आंसर देखो एक्सपेक्टेशन हाई अच्छी बात है, बट एक्सपेक्टेशन की बजाय उनमें ट्रस्ट शो करना ज्यादा अच्छा है, तो ये वाला ऑप्शन ज्यादा अच्छा है। बट अगर ये नहीं होता तो हम फर्स्ट लगा देते, तो सेकंड वाला ऑप्शन अभी ज्यादा अच्छा है इन कंपैरिजन टू फर्स्ट। सेकंड नहीं होता तो हम फर्स्ट ही लगाते। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है टीचर्स मस्ट बिलीव इन विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डीलिंग विद डिसएडवांटेज लर्नर। तो डिसएडवांटेज लर्नर के साथ आप बात या क्लास में इंटरैक्ट करें तो आपको क्या करना चाहिए या किस तरह से बिहेव करना चाहिए? पर्सनल अकाउंटेबिलिटी फॉर स्टूडेंट सक्सेस, यस खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि हाँ हम कोशिश करेंगे इनको सफल बनाने की, आंसर ये होना चाहिए। बट हम बाकी ऑप्शन देखते हैं। हाई एक्सपेक्टेशन ऑफ एप्रोप्रिएट बिहेवियर, एप्रोप्रिएट बिहेवियर की हाई एक्सपेक्टेशन तो हम किसी भी बच्चे से नहीं रखेंगे ना, बच्चे हैं भाई वो शरारत तो वो करेंगे, तो ये तो हमेशा गलत है। नो डिमांड ऑफ एनी सॉर्ट टू ऑन द स्टूडेंट, किसी भी तरह की कोई डिमांड नहीं है, जो मर्जी करो, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। फॉर इमीडिएट कंप्लायंस ऑफ स्टूडेंट यूज ऑफ बीइंग शॉक्ड एंड एंग्री, गुस्सा दिखाओ उन पे कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, कंप्लायंस के लिए कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, ये भी गलत है। तो बेस्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 कि टीचर खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि हाँ मैं कोशिश करूंगा इनको सफल बनाने के लिए, तो पर्सनल अकाउंटेबिलिटी पे फोकस किया जाए, ये है बेस्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित वातावरण, ये सबसे कम प्रतिबंधित वातावरण क्या होता है? सबसे कम प्रतिबंधित वातावरण वो चीज है जहां पे हम बच्चों को एक ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं जहां पे उनको परेशानियां कम से कम आए, जहां पे उनको सताया कम से कम जाए, इसको बोलते हैं न्यूनतम प्रतिबंधित वातावरण, लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट। ठीक है, ताकि बच्चा बाकी बच्चों के जैसा फील कर सके। तो लड़कियों और अलाभान्वित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों को समान करता है, कुछ हद तक ठीक है, कुछ हद तक। वंचित वर्ग के बच्चों को जीवन में सामान्य करता है, जो इन बच्चों के समुदाय और भावनाओं के साथ विद्यालय संबंध को बढ़ावा दे रहा है। ये कुछ मतलब जची नहीं स्टेटमेंट, मतलब कुछ है नहीं इसमें ऐसा। विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियों में अलाभान्वित वर्ग के बच्चों को भागीदार बनाता है, तो वो तो हर बच्चे को ही बनाएगा ना, मतलब सभी को। दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि अलाभान्वित बच्चों को दबाएं नहीं और उन्हें नीचा ना दिखाएं, ये है बेस्ट आंसर। देखो ये है वातावरण, तो न्यूनतम प्रतिबंधित वातावरण ऐसा बनाना है जहां पे उन बच्चों को सताया ना जाए, दुखी ना किया जाए, उनको ये ना फील कराया जाए कि वो बुरे हैं या उनके साथ कोई कमी है, इस तरह की चीजें, जो कि यहाँ पे होगा। तो बाकी बच्चों को संवेदनशील बनाए कि वो बाकी बच्चों को दबाए नहीं और उन्हें नीचा ना दिखाएं। इस तरह से अगर आप कर पाते हो तो आप एक न्यूनतम प्रतिबंधित वातावरण, लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट बना पा रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, In context of socialization, school often have a hidden curriculum, प्रछन्न पाठ्यचर्या।
क्या होता है ये हिडन करिकुलम? स्कूल की ऐसी चीजें जो ना रूल्स वर्बली बोले नहीं जाते बट बिहेवियर में दिखते हैं। जैसे जेंडर स्टीरियोटाइप है तो लोगों के बिहेवियर में दिखता है, वर्बली कोई नहीं बोल रहा है, बिहेवियर में दिखता है ना। इसी तरह से डिसिप्लिन है, इसी तरह से मैनर्स हैं, तो बहुत सारी चीजें बिहेवियर से सीखी जाती हैं, ठीक है। जैसे कि अपने से एक बड़े व्यक्ति से, एज में बड़े व्यक्ति से भी रिस्पेक्ट से बात करना, ठीक है, ये सिखाते भी हैं। बट सुनिए ध्यान से, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। स्कूल में गेट कीपर है जो कि एज में ज्यादा है, ठीक है, तो एक नया नया स्कूल में टीचर आता है और वो उस जो गेट कीपर है जो कि उससे एज में ज्यादा है, नौकरी उसकी अलग टाइप की है, टीचर वाली नहीं है, गेट कीपर वाली है, बट वो उसको बड़े रिस्पेक्ट दे के बात करता है। जो बच्चे स्कूल में आ रहे हैं वो देखेंगे कि टीचर देखो गेट कीपर से कितना रिस्पेक्ट से बात करता है, वो बच्चे भी गेट कीपर से बड़े रिस्पेक्ट से बात करेंगे। बट अगर उल्टा हो कि वो टीचर गेट कीपर से रिस्पेक्ट से ना बात करे, तो बच्चे देख रहे हैं ना कि टीचर गेट कीपर से रिस्पेक्ट से नहीं बात करता है, उन बच्चों के मन में क्या फीलिंग जाएगी कि गेट कीपर तो नीचे लेवल का है, तो हम भी उससे ऐसे बात कर सकते हैं। तो ये क्या है? हिडन करिकुलम। बिहेवियर को देखकर बच्चे सीखते हैं। इस तरह की चीजें वर्बली कही नहीं जा रही कि ऐसा करना है या नहीं करना है, बट व्यवहार को देखकर, इनडायरेक्ट बिहेवियर को देखकर सीखते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हिडन करिकुलम। फोर्सिबल लर्निंग, थिंकिंग एंड बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर वे बाय इमिटेटिंग पीयर्स एंड टीचर्स। नहीं, फोर्सिबल नहीं होता है, मतलब फोर्स नहीं किया जाता है कुछ करने के लिए। इनफॉर्मल क्यूज अबाउट सोशल रोल्स प्रेजेंटेड इन स्कूल थ्रू इंटरेक्शन एंड मटेरियल। यस, जो जिस तरह के इनफॉर्मल क्यूज, हिंट मिलते हैं, वो सही है। ये नेगोशिएटिंग एंड रेजिस्टिंग सोशलाइजेशन ऑफ स्टूडेंट थ्रू देयर फैमिलीज गलत है। टीचिंग एंड असेसमेंट ऑफ वैल्यूज एंड एटीट्यूड, टीचिंग तो है ही नहीं ना, इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट, इसलिए ये वाला सही है क्योंकि इनफॉर्मल क्यूज की बात हो रही है, हिंट की बात हो रही है, वो भी इनफॉर्मल, फॉर्मल तरीके से नहीं, इनफॉर्मल तरीके से हिंट मिलते हैं और उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर होता है। इसको बोलते हैं हिडन करिकुलम, और ये इंक्लूसिव एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ये हिडन करिकुलम टर्म जॉन ड्यूई ने दी थी, इसके बारे में आप और पढ़ना चाहें इंटरनेट से पढ़ सकते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रतिभाशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। तो वंचित वर्गों से आए हैं बच्चे, उनको बेस्ट सपोर्ट देने के लिए, उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप करने के लिए क्या सबसे अच्छा ऑप्शन है? अन्य बच्चों को वंचित वर्ग से आए बच्चों के साथ सहयोग करने के लिए कहना तथा विद्यालय के तरीकों को सीखने में उनकी सहायता करने के लिए कहना है। पहला तो सही है पार्ट कि सब बच्चे साथ में मिलकर कुछ करें, बट जो वंचित वर्ग के बच्चे उनको विद्यालयों के तरीकों को सिखाया जाए, ये थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है, तो हम इसको अभी आंसर नहीं लगाएंगे, ना इसको काटेंगे। विद्यालय व्यवस्था एवं स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं रूढ़िबद्धताएं झलकती हैं। यस, खुद सोचो कि कहां पे कमी है हम में, कहां पे हम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो ये होना चाहिए आंसर। उनको प्रताड़ित होने के अवसरों को कम करने के लिए यह सुनिश्चित करना कि बच्चे आपस में अन्योन्य क्रिया करने के मौके ना पाए, मतलब अलग अलग दूर दूर बिठा दो उनको ताकि वो आपस में इंटरेक्ट ना कर पाए, झगड़ा ना हो, बिल्कुल गलत है, ऐसा तो करना ही नहीं है। समूह में साथ में कोऑपरेटिव लर्निंग करवानी है। वंचित वर्ग से आए बच्चों को विद्यालयों के नियमों और अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील बनाना ताकि वो उनका अनुपालन करें, गलत है। ये तो सब बच्चों के लिए, मतलब सिर्फ वंचित वर्ग पे हम क्यों पॉइंट आउट कर रहे हैं कि तुम्हें ठीक करना है ना? सिर्फ गरीब बच्चों पे, या हम सिर्फ अलग कल्चर से आए बच्चों पे या डिसेबल बच्चों पे ही पॉइंट करके फिंगर क्यों बोलते हैं कि तुम्हें सीखना है? सबको सीखना है यार, ये तो ये गलत है। तो बेस्ट आंसर है यहाँ पे 2, जहां पे हम खुद को देखेंगे, उन प्रॉब्लम्स को ढूंढेंगे कि हमारी वजह से कहां से प्रॉब्लम आती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, research has pointed out that several levels of discrimination exist in the schools. स्कूल में बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, है ना? डिस्क्रिमिनेशन होता है कई तरह का। Which of these is not an example of discrimination? इनमें से कौन सा डिस्क्रिमिनेशन का एग्जाम्पल नहीं है? Many teachers use only lecture method to teach. इससे डिस्क्रिमिनेशन कहाँ आता है? आंसर यही होना चाहिए वैसे तो। Dalit children are made to sit separately during midday meals. ऐसा भारत के बहुत सारे स्कूलों में हो रहा है, अलग अलग राज्यों में हो रहा है। तो रिसर्च बताती है, रिसर्च क्या, ये तो बहुत कॉमन चीज़ है। मतलब जो लोग किसी ऐसे स्टेट से जुड़े होंगे जो कि थोड़ा रूरल या बहुत बड़ी सिटी से रिलेटेड ना हो, तो उनको पता होगा ये सच्चाई है, इसमें झूठ कुछ नहीं लिखा है। ये सच्चाई है कि अलग अलग जाति, धर्मों और क्या बोलते हैं उसको, कल्चर, संस्कृतियों के बच्चों को अलग अलग बिठाया जाता है क्योंकि टीचर के मन में रूढ़िवादिताएं हैं। गर्ल्स आर नॉट एनकरेज टू टेक अप मैथ्स एंड साइंस, ये भी सही है, जेंडर बायस है ये। और ऐसा होता है कि हमारे ही देश में बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, लड़के और लड़कियों से अलग अलग एक्सपेक्टेशन रखते हैं।
टीचर्स हैव लो एक्सपेक्टेशन ऑफ चिल्ड्रन फॉर लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा, ये भी सही है कि जो गरीब घर से बच्चा आ रहा है या ऐसी फैमिली से आ रहा है जो कि बहुत पावरफुल नहीं है, तो लोगों को लगता है या टीचर्स को लगता है कि बहुत ज़्यादा लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो ये मतलब ये होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। और पूछा था क्या नहीं है, तो ये तीनों तो होते हैं, तो ये तीनों तो आंसर नहीं है। आंसर है ये, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन का एग्जाम्पल नहीं है। ये तो भाई लेक्चर मेथड यूज करना डिस्क्रिमिनेशन का एग्जाम्पल कैसे हो सकता है? ये तो मेथड ऑफ टीचिंग से रिलेटेड हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके कक्षा के सभी विद्यार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मिलित समझे। इसके लिए शिक्षक को क्या चाहिए, मतलब कैसे वो बच्चों को ये फील कराए कि तुम्हें इंक्लूड किया जाता है क्लास में। कड़े नियम बनाए और जो बच्चा उनका पालन ना करे उन्हें दंड दे। अभी दंड में प्रॉब्लम है, ये आंसर नहीं होना चाहिए। वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को का तिरस्कार करें, मतलब बिल्कुल उनको हीन भावना से ग्रस्त कर दोगे आप, तो फिर तो गलत है। उन शिक्षार्थियों का पता लगाए जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं, संपन्न घरों से, और उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। भाई उन बच्चों के पास रिसोर्सेज है इसलिए वो बोल पा रहे हैं ना, तो ये तो गलत है। अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें, मतलब अलग अलग तरह के मतों को प्रोत्साहित करें। ये है आंसर कि क्लास में सभी बच्चों को अपनी राय देने का मौका दिया जाए, तो क्लास में डेमोक्रेसी हो जाएगी। इंक्लूसिव एजुकेशन डेमोक्रेसी, या हम बोले हमारे संविधान के मूल्यों पर आधारित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, इंडिया हैज अ लॉट ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, है ना। भारत में अलग अलग भाषाएं, 1652 भाषाएं अगर मैं सारी इंक्लूड कर लूं तो, और संविधान में ही 22-25 लिखी हुई हैं। In this context, what is the most appropriate statement about multilingual classroom at primary level, especially class 1 and 2? अब देखो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है तो बच्चों को भाई मौके दो बोलने के अपनी मातृभाषा, स्पेशली छोटी क्लास में, वरना तो वो घबरा जाएंगे कि कौन सी भाषा चल रही है क्लास में। तो छोटे बच्चे जिसमें कंफर्टेबल फील करते हैं उनको बोलने दिया जाए, उनको कॉन्फिडेंस डेवलप करने दिया जाए। पहला कहना स्टूडेंट शुड बी पेनलाइज्ड फॉर यूजिंग देयर मदर टंग, कितना गलत है। देखो बच्चे को मदर टंग यूज करने के लिए दंड दिया जा रहा है। The school should admit only those students whose mother tongue is the same as language of instruction, बिल्कुल गलत। मतलब सबकी मातृभाषा हिंदी नहीं हो सकती ना भाई। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि हिंदी की जो बोलियां हैं उनसे आते होंगे, तो अगर वो शुद्ध हिंदी नहीं बोल रही तो क्या आप उनको एडमिशन नहीं दोगे? बिल्कुल गलत है। टीचर शुड रिस्पेक्ट ऑल लैंग्वेज एंड एनकरेज चिल्ड्रन टू कम्युनिकेट इन ऑल ऑफ देम। ठीक है भाई, छोटे बच्चे हैं, पहली दूसरी क्लास के, करने तो क्या दिक्कत है? तो यही होना चाहिए, और संविधान में भी कहा गया है, एनसीएफ में भी कहा गया है। टीचर शुड इग्नोर चिल्ड्रन हु यूज देयर मदर टंग इन द क्लास, इग्नोर कर दोगे, उन पे ध्यान ही नहीं दोगे, कितना गलत है। देखो तो थर्ड आंसर बेस्ट है कि भाई बच्चों को अपनी मातृभाषा का उपयोग करने दो बोलने के दौरान, कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंस आ रहा है उनमें, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है। तो जो सही फिलॉसफी है, जो सही रिसर्च बताती है, वो ये है कि पहले बोलने दिया जाए, जब कॉन्फिडेंस आ जाए फिर जो लैंग्वेज हम सिखाना चाहते हैं वो इंट्रोड्यूस की जाए, ताकि वो उसको साथ साथ सीख सके। पहले दिन से स्टार्ट कर दो कि बच्चा तो डर जाएगा, छोटा बच्चा, कि क्या चल रहा है, और अगले दिन से स्कूल नहीं आएगा। तो ये बाकी चीजें इसलिए बहुत गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में आपके पास कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आए। प्रथम पीढ़ी का मतलब जिनके माँ बाप कभी विद्यालय में नहीं गए, तो वो आ रहे हैं। अब आप क्या करोगे प्रथम पीढ़ी के बच्चों के लिए? आप क्या करोगे? कह रहे हैं बच्चों से कहेंगे उनमें आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है। देखो उनको ये फील कराओगे कि तुम में एबिलिटी नहीं है, कितना गलत है। माता पिता को बुलाएंगे और उनसे अपने बच्चों का ट्यूशन लगाने का नम्रता पूर्वक कहेंगे, ट्यूशन लगवा दो उनकी। उससे क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन में कह रहे हैं कक्षा गतिविधि के समय गृह कार्य में उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे, होना चाहिए ये तो गलत है। फोर्थ कह रहे हैं उन्हें याद करने के लिए और उत्तर को 5 बार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने का गृह कार्य देंगे, ये भी गलत है। भाई ऐसे घर से आए हैं जहां पे माता पिता नहीं पढ़े लिखे, तो उनको सहयोग की जरूरत है, बाकी सब बेकार है। ठीक है, उनको सहयोग की जरूरत है, तो ये किया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, even children of same age vary differently in appearance, ability, temperament, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड अमंग्स्ट अदर थिंग। देखो होता है ना, सेम एज के बच्चे भी बहुत सारे डिफरेंसेस रखते हैं, इसको इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। तो इसमें स्कूल का क्या रोल है? स्कूल का रोल है उनके इंडिविजुअल डिफरेंस के अकॉर्डिंग उनको सपोर्ट देना। तो पहला करें इंश्योर दैट ऑल चिल्ड्रन डेवलप द सेम मैनर, ऐसा तो हो नहीं सकता कि सेम मैनर में डेवलप हो। इंश्योर दैट ईच चाइल्ड गेट्स अपॉर्चुनिटी टू डेवलप एज पर हर पोटेंशियल, बिल्कुल ठीक, ऐसा करना चाहिए। ले
डाउन नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड ऑफ असेसमेंट, मतलब सबके लिए सेम स्टैंडर्ड हो, बिल्कुल गलत है। विभिन्नताएं हैं बच्चों में तो हम भी विभिन्नता लाएंगे। एंश्योर दैट द टीचर यूजेस स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रक्शन इन टेक्स्ट बुक, ये भी गलत है। स्टैंडर्डाइज तो नहीं करेंगे ना भाई, बच्चों में क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस, तो उसके लिए हम उनको क्या करेंगे, सपोर्ट देंगे। तो हम बच्चों को सपोर्ट देंगे, अपॉर्चुनिटीज देंगे डेवलप होने की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। यह शिक्षक के लिए अवसर है, किस चीज का अवसर है, सीखने का, आगे बढ़ने का, अपने स्किल्स को डेवलप करने का। तो टीचर को इसको संसाधन के रूप में देखना है। ये परेशानी नहीं है, ये समस्या नहीं है, ये बाधा नहीं है, ये संसाधन है जहां पे आप बच्चे की भाषा का उपयोग करके सिखा सकते हो। ठीक है। तो ये टीचर के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है, किसका, सीखने का और आगे बढ़ने का, शिक्षा में आगे बढ़ने का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। वंचित वर्ग है ना, तो उनकी नीड के अकॉर्डिंग उनको सपोर्ट देना है। उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें, गलत है। उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें, उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें, सही है। उन्हें कक्षा में अलग बैठाएं, बिल्कुल गलत है। उन पर ध्यान ना दें क्योंकि वे एक दूसरे विद्यार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते, बिल्कुल गलत है। तो बेस्ट आंसर क्या है, सेकंड, कि उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करो, मतलब उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, और साथ में मतलब कक्षा में उनको शामिल करो, हर चीज में इंक्लूड करो उनको। तो ये है बेस्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, ऐसे क्वेश्चन बड़े अच्छे होते हैं, ABCD फिर A and B, B and C, इस तरह से ना। There are vast different among the students, बच्चों में बहुत डिफरेंस है, इसको हम इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। Of these, teacher need to be sensitive to, टीचर को किसके लिए संवेदनशील होना चाहिए। डिफरेंस बेस्ड ऑन कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज एंड लर्निंग लेवल, बिल्कुल इसके लिए सेंसिटिव होना चाहिए। डिफरेंस बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी, लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, रिलीजन, कम्युनिटी, बिल्कुल ठीक, इसके लिए भी सेंसिटिव होना चाहिए। तो दोनों के लिए होना चाहिए, तो नाइदर वाला गलत है, ओनली वाले दोनों गलत है। बेस्ट आंसर है बोथ एंड बी, टीचर को दोनों तरह से सेंसिटिव होना चाहिए, है ना। कॉग्निटिव लेवल मतलब मेंटल लेवल के बेसिस पे भी, लैंग्वेज के बेसिस पे भी, कास्ट के बेसिस पे भी, जेंडर के बेसिस पे भी, रिलीजन, कम्युनिटी, हर चीज में टीचर को संवेदनशील व्यवहार करना चाहिए। तो आंसर हो गया ए और बी दोनों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। प्रभावपूर्ण तरीके से, इसका क्या मतलब है, मतलब वंचित वर्ग के बच्चे हैं तो आप बहुत अच्छे से उनको सपोर्ट कैसे दे सकते हो। पहला करें, कक्षा के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर, कुछ हद तक ठीक है, हालांकि थोड़ा मुश्किल है प्रत्येक बच्चे के अनुसार करना, बट अभी हम इसको नहीं तो आंसर लगाएंगे ना काटेंगे। उनकी पृष्ठभूमि की उपेक्षा करके, बिल्कुल गलत है, उपेक्षा तो करनी ही नहीं है। उन्हें कक्षा कक्ष में अलग स्थान पर बैठाकर, बिल्कुल गलत है, ऐसे तो करना ही नहीं है। अन्य बच्चों को वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने के लिए कहकर, बिल्कुल ठीक। बाकी बच्चों को सहानुभूतिपूर्ण, सिंपैथी थोड़ा गलत लग रहा है, तो सिंपैथी वर्ड ने गड़बड़ कर दी। बाकी तो ठीक है कि बाकी बच्चों को भी उन बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए कहेंगे, तो सहानुभूतिपूर्ण वर्ड गलत हो गया। तो बेस्ट आंसर यही होना चाहिए 17 का 1। क्वेश्चन नंबर 18, एज चिल्ड्रन एंटर द स्कूल, जब बच्चे स्कूल में आते हैं तो क्या होता है, दे शुड बी टोल्ड दैट स्कूल हैज अ डिफरेंट लैंग्वेज एंड दे शुड नॉट स्पीक देयर मदर टंग, बिल्कुल गलत है भाई, मदर टंग तो बोलने देना है बच्चों को। दूसरा कह रहे हैं देयर पेरेंट्स शुड बी टोल्ड टू यूज ओनली द लैंग्वेज ऑफ स्कूल एट होम, क्यों भाई लोग अपनी मदर टंग क्यों ना बोले। दे शुड बी अलाउड टू स्पीक इन देयर मदर टंग बिकॉज एक्सप्रेशन इज इंपॉर्टेंट, यस ये है, बच्चों को पहले बोलने दो, जब कॉन्फिडेंस आ जाए, जब ट्रस्ट डेवलप हो जाए स्कूल में, टीचर पे, सिस्टम पे, तब वो उनको हम लैंग्वेज सिखाएंगे। दूसरी, दे शुड बी फाइन फॉर नॉट स्पीकिंग द लैंग्वेज ऑफ स्कूल, बिल्कुल गलत है, फाइन तो लगाना ही नहीं है। तो बेस्ट आंसर है दे शुड बी अलाउड टू स्पीक इन देयर मदर टंग टू डेवलप कॉन्फिडेंस, टू डेवलप ट्रस्ट इन स्कूल, टू डेवलप रैपर विद द टीचर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, अपनी कक्षा में विविधता को संभालने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। विविधता है क्लास में, टीचर क्या करे। शिक्षार्थियों को सामाजिक संदर्भ में सम्मान नहीं करना चाहिए। अच्छा, सम्मान ना करें शिक्षार्थियों के सामाजिक संदर्भ का, बिल्कुल गलत है। बच्चों की शारीरिक छवि के आधार पर उन्हें जांचना चाहिए, शारीरिक छवि कहां से आ गई है। शिक्षार्थियों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है, ये होना चाहिए आंसर। समान अनुदेशन और व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान न देने की आवश्यकता नहीं देना चाहिए, गलत है। ऐसी शारीरिक छवि का भी कुछ लेना देना नहीं है। तो ये ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशील रहो, किसी को बुरा मत फील कराओ उसकी संस्कृति, उसकी लैंग्वेज को लेकर। ठीक है। तो बेस्ट आंसर है 3rd।
क्वेश्चन नंबर 20, एक माध्यमिक कक्षा में पहली बार विद्यालय जाने वाली पीढ़ी के कुछ शिक्षार्थी। अच्छा, तो क्लास में क्या है, फर्स्ट जनरेशन लर्नर, मतलब जिनके पेरेंट्स कभी स्कूल नहीं गए। तो यहाँ टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर को उन बच्चों को सपोर्ट देना है। कह रहे हैं अभिभावकों को बुलाकर कहें कि अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें ट्यूशन लगवाएं, बिल्कुल गलत। अभिभावकों को बुलाकर एक लंबा भाषण दे कि किस प्रकार अपने बच्चों पर धन व्यर्थ कर रहे हैं, कि पैसे वेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल गलत। बच्चों को समझाने के लिए उनसे बात करें तथा कक्षा को उनके अधिगम के लिए प्रेरक बनाएं। ये होना चाहिए कि उनको मोटिवेट करो। संवेदनशीलता से बच्चों को बताएं कि उनमें और शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता नहीं है और उन्हें अब अपने माता पिता के कार्य में मदद करनी चाहिए। बच्चों को ये फील कराना कि वो किसी लायक नहीं है, बहुत गलत है। थर्ड आंसर बेस्ट है कि उनसे बात करो, उनको समझो, उनको मोटिवेट करो क्लास में सीखने के लिए। क्योंकि देखो इन बच्चों का ना मोटिवेशन नहीं होता है, उनके घर में कोई पढ़ा लिखा अगर नहीं है तो व्हाट मोटिवेशन डू दे हैव टू लर्न, दे डोंट हैव एनी मोटिवेशन। ठीक है, तो उन बच्चों को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, वंचित पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को, तो क्लास में ऐसे बच्चे हैं जो कि आते हैं डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड से, क्या करना चाहिए, बी गिवन वोकेशनल एजुकेशन सो दे कैन pursue their पेरेंट्स ऑक्यूपेशन। ये गलत है, सिर्फ वोकेशनल एजुकेशन नहीं है भाई, दुनिया में और चीजें भी हो सकती है। पेरेंट्स जो काम करते हैं, बच्चा कुछ और भी कर सकता है, तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि सब बच्चे पेरेंट्स का ही काम करें तो फिर दुनिया कैसे चलेगी। बी प्लेस्ड इन रेगुलर स्कूल एंड एफर्ट्स should be made to adapt the curriculum and facilitate learning of all students in the context of their social and cultural context। देखिए कितना अच्छा ऑप्शन है कि रेगुलर स्कूल में शामिल करो, ऐसे एफर्ट करो ताकि स्कूल अडेप्ट करे, अडेप्ट करके क्या करो, उन बच्चों को फैसिलिटेट करो, उनकी लर्निंग को बढ़ावा दो, स्टूडेंट को उस कॉन्टेक्स्ट में सिखाओ जो उनका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है। कितना अच्छा ऑप्शन है, तो ये होना चाहिए। नॉट गिवन एजुकेशन एट ऑल, कितना गंदा ऑप्शन है कि एजुकेशन से ही वंचित कर दो। बी मेड स्टडी इन डिफरेंट स्कूल सिंस देयर कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज कैन नॉट मैच दोस ऑफ अदर स्टूडेंट्स, ये भी गलत है भाई। उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज ना ज्यादा भी हो सकती है, इसका कुछ लेना देना नहीं है कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज का, कि कौन गरीब है कौन अमीर है, किसकी संस्कृति क्या है, किसका धर्म क्या है। किसी भी बच्चे में किसी भी तरह की क्षमता हो सकती है। ठीक है, तो बेस्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमने और डिस्कस किए इंक्लूसिव एजुकेशन पे। तो इतने सारे क्वेश्चन डिस्कशन करने के बाद आई होप आपको काफी क्लियर हो गया होगा इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट।